अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को हम आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि सब बहुत अच्छे होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और इम्तिहानात की तैयारी कर रहे होंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया है MCQs का और इम्पोर्टेंट सवालात का, और वक्त चूँकि इम्तिहान में कम है, सिंध बोर्ड है ये, तो फ़िज़िक्स में हम सबसे पहले चैप्टर 1 और उसकी MCQs कर रहे हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, लिहाजा सबसे पहली MCQ चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। अगर आपके पास भी पेन या पेंसिल या कॉपी है तो सामने रखिए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। डायमेंशंस ऑफ कैपिटल GR। सबसे पहले किसके डायमेंशंस पूछे इन्होंने? कैपिटल G। अब आप सबसे पहले आपके जहन में सवाल आएगा, व्हाट इज़ कैपिटल G? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हासिल होता है। किससे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। आपको याद होगा ये फार्मूला था जो न्यूटन ने दिया था, F=G m1 m2 अपॉन r², दो बॉडीज़ के दरमियान। तो यहाँ से जो है आप कैपिटल G को अलग कर लीजिए। अच्छा, m1 m2 तो मासेस के लिए है। ओके, F न्यूटन, ये F जो है फोर्स है। अच्छा, फोर्स का न्यूटन ने फार्मूला बताया था, क्या होता है बोलिए? ma। ये काम बड़ी तेज़ी से करना पड़ेगा, कैपिटल G के डायमेंशन आपने हासिल करने। m1 m2, m1 की जगह m लिख दें, m2 की जगह भी m लिख दें। अपॉन में कौन है? r²। देखो यहाँ पे m से m कट जाएगा, r² को उधर भेज दो ताकि G अलग हो जाए। तो a मल्टीप्लाई बाय r², और ये जो स्मॉल m ऊपर, चलें बाद में कर लेते हैं, G मल्टीप्लाई बाय एक m ऊपर बचेगा, m को नीचे भेज दिए तो a मल्टीप्लाई बाय r² अपॉन m कैपिटल G। अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस है और ये मास है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, याद है आपको? L/t²। और r का डायमेंशन, समझो ये जो डिस्टेंस है r, इसका डायमेंशन होता है L, और m मास है, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M। यहाँ अगर हम पुट करें तो क्या होगा? एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? गौर कीजिए, L/t² मल्टीप्लाई बाय आगे r है, r डिस्टेंस, इसका डायमेंशन है, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, और अपॉन में m है। m कौन है? मास, मास का डायमेंशन कैपिटल M कैपिटल G। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, L² से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? L3। तो ये हो जाएगा L3। m और t² को ऊपर भेज दें तो m की पावर क्या हो जाएगी? -1, और t² t की पावर -2। इस तरह से कैपिटल G के डायमेंशंस हासिल हो जाएंगे, L3 m की पावर -1 t की पावर -2, जो आपका सही आंसर होगा। फिर से देख लें, F=G m1 m2 अपॉन r²। फोर्स का फार्मूला ma भी होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। Gm और m1 m2 की जगह हमने mm पुट कर दिया, अपॉन में r²। m से m कट गया क्योंकि हमें डायमेंशंस चाहिए, वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करनी है। r² यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, Gm बचेगा राइट पर, m को फिर यहाँ डिवाइड में भेज दिया। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन L/t², r का L ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, m मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है। L² से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, L3। m की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, t की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो G के जो डायमेंशंस बनेंगे वो बनेंगे L3 m की पावर -1 t की पावर -2। हो सकता है इम्तिहान में आपको आगे पीछे करके दे दें, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, m की पावर -1 t की पावर 3 और t की पावर -2 और l की पावर 3। इस तरह भी आपको दे सकते हैं, यानी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब LMT होती है, बिलअमूम इसकी होती है, LMT की। मेरा ख्याल है ये MCQ आपको समझ में आ गई होगी। तो डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G अक्सर पूछा है इन्होंने इम्तिहान में, तो इसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा। ओके, उसके बाद अगली MCQ जनरल नॉलेज की है, वो क्या है? इंट्रोवेनस इंजेक्शन, जिसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ सिल्वर सिरिंज इंजेक्शन, वाज इनिशियली यूज्ड बाय। सबसे पहले सिरिंज किसने इस्तेमाल की थी या किसने डेवलप की थी, जिसको इंट्रावेनस इंजेक्शन या सिरिंज कहते हैं? तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट, इनका नाम था इब्ने सीना। इब्ने सीना ने जो है वो सबसे पहले सिरिंज बनाई थी, सिल्वर सिरिंज। ओके, ये तो एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। उसके बाद देखें तीसरे नंबर पे क्या था? यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी इज़, रोशनी की शिद्दत का जो यूनिट है वो क्या होता है? कैंडीला। हम जानते हैं हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। कितनी बोलिए? 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यही कर लेते हैं। SI सिस्टम की अगर आप बात करें, SI सिस्टम की, तो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। उसके अंदर कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट बाद में आया था, इलेक्ट्रिक करंट पूरा एक नाम है, टेम्परेचर, टेम्परेचर 1 2 3 4 5,
लुमिनियस इंटेंसिटी, और नंबर 7 पे था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दुनिया भर में 7 बुनियादी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानी जाती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी शुरू से लेंथ मास टाइम चल रही थी। अब इतनी बहस का टाइम नहीं है, हमें सिर्फ बेसिकली जो है शॉर्टली समझ लें। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं। किस में? इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है सिस्टम में। वैसे टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन टेम्परेचर का यूनिट यहाँ केल्विन है। लुमिनियस इंटेंसिटी रोशनी की शिद्दत, इसका यूनिट है कैंडिला, जो कैंडल से निकला है। 1 कैंडल रोशनी कम, इंटेंसिटी कम। 2 कैंडल रोशनी डबल, 3 कैंडल रोशनी और ज़्यादा। तो कैंडिला में बहरहाल नापते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी को। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में नापा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका फिर से देख लें। द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडिला। नंबर 4 पे द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इज। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डायमेंशन क्या होते हैं? अब देखिए, जो टॉर्क है उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझें आप। टॉर्क किसे कहते हैं? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो टॉर्क कहलाता है, याद रखिएगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये वाली कर रहे हैं हम लोग। कौन सी? द डायमेंशन ऑफ टॉर्क नंबर 4 है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें वो घूमने लगे। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के नतीजे में बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द घूमे तो हम ये कहते हैं कि उस पर टॉर्क अमल कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये कोई ऑब्जेक्ट, ओके, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, अगर आप यहाँ फोर्स अप्लाई करें और इस पॉइंट के गिर्द ये लकड़ी घूमना शुरू कर दे तो इस हम कहते हैं टॉर्क। यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट आर्म कहलाता है, इसको आर या डी की अलामत से शो करते हैं। तो टॉर्क का फार्मूला ये आपने पढ़ा होगा, बहुत मशहूर है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म या आर इंटू एफ, जिस तरह चाहें आप लिख लें। चलें हम एफ इंटू आर लिख लेते हैं, साइन थीटा भी आता है, हमें तो इस वक्त यहाँ पे डायमेंशन देने सिर्फ। तो टॉर्क का फार्मूला होता है एफ आर। अच्छा, फिर वही बात कि फोर्स कौन है? फोर्स का फार्मूला भी हम जानते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, बोलिए, एम है, और साथ में क्या है, आर। हमें डायमेंशन देने इसमें 3 क्वांटिटीज़, मास, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में बिखर गया ये। एम मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, और आर डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन एल होता है। इन तीनों को अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करें, बड़ी तेज़ी से काम करना होगा इम्तिहान में, 42 के अराउंड MCQs हैं। तो टार के डायमेंशन क्या होंगे? एम की जगह कैपिटल एम आएगा, एक्सेलरेशन की जगह एल अपॉन टी स्क्वायर, और आगे डिस्टेंस है आर, आर की जगह एल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा एम एल से मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर बनाएगा। टी स्क्वायर को ऊपर भेज दें तो पावर +2, ऊपर जाने पर पावर हो जाएगी -2। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। अब हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, इसका क्या है, बोलिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। याद रहे कि इनको आगे पीछे करके भी वो लिख सकते हैं, हो सकता है वो इस तरह से दे दें आपको, टी की पावर -2 पहले लिख दें, फिर एल की पावर 2 लिख दें, फिर एम लिख दें, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, नंबर 5। उसके बाद नंबर 5 पे लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किस का यूनिट है? लाइट ईयर, ये अक्सर पूछा है इन्होंने। नूरी साल कहते हैं उर्दू में। उर्दू में क्या कहा जाता है, ऐसे बोले, नूरी साल या लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। अब आपके जहन में फ़ौरन एक सवाल आना चाहिए कि भाई इसमें तो एयर आया है, और एयर का ताल्लुक किससे होता है? टाइम से, तो इसको टाइम का यूनिट होना चाहिए, लेकिन ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। दिस इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आंसर यहाँ पे लिख दिया। क्यों डिस्टेंस का क्यों है? हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको सी से शो करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी रोशनी 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस तय करती है। अगर इसको आप उसमें लेकर आएँ, एक्सपोनेंट को ख़त्म करें और कॉमन नोटेशंस में लिखें तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना फासला तय करती है। अब रोशनी चली और 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर के हिसाब से पूरे 1 साल तक रोशनी चलती रहे 1 साल तक। 1 साल में आप अंदाज़ा कर लें कितने सेकंड होते हैं। तो अब उतने सेकंड्स को इस मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 करोड़ से, तो जो डिस्टेंस बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। फिर से रोशनी इस स्पीड से मूव करती है, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस 30 करोड़ मीटर बनता है। तो रोशनी अगर चली तो 1 साल के अरसे में जो वो टोटल डिस्टेंस तय करेगी, दैट टोटल डिस्टेंस इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइट ईयर डिस्टेंस कहाँ पाया जाता है?
तो जो स्टार्स हैं उनसे आने वाली रोशनी है, या जो स्टार्स हैं जो आपको आसमान पे नज़र आते हैं, ये हमसे लाइट ईयर डिस्टेंसेस पे लाई कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि जो स्टार हमें जहाँ नज़र आ रहा है वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ से हट चुका है, सिर्फ उसकी हम लाइट देख रहे हैं। इस रेड के लिए रोशनी पहुँच रही है हम तक, तो एक अलग स्टोरी है। तो बहरहाल याद रखिएगा, लाइट ईयर क्या है, इज़ द यूनिट ऑफ यस डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, नंबर 6 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड दिस। दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट इन द प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर, यानी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर आएगा। तो बताइए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से कैलकुलेटर देना, फिलहाल देखना कैलकुलेटर है यहाँ पे। ये एमसीक्यू रोकनी पड़ेगी, कैलकुलेटर जो है चाहिए होगा, नहीं तो फिर हमें दूसरी क्लास की तरह करना पड़ेगा। यहाँ देखो इसके अंदर या उधर शायद कैलकुलेटर हो। ये दोनों ये तो खैर इसको कर लेते हैं नंबर 7 में। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस, द नंबर ऑफ, बुला के पूछ लो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। नंबर 7 में देखें, ये एक नंबर लिखा हुआ है 7.050 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसमें बताइए इस नंबर में, इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सपोनेंट पार्ट है इसका, और ये कोएफिशिएंट पार्ट कहलाता है। तो एक्सपोनेंट पार्ट को तो आप समझने छोड़ दें, सिर्फ ये जो कोएफिशिएंट पार्ट है इसके डिजिट्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4। तो जितने भी इसके डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे। इस डेट के लिए 7 0 5 और 0। पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरो होता है, यानी आखिरी ज़ीरो होता है, वो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। और वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक़ फ़िलहाल नहीं है। तो नंबर 7 में ये हो गया। अब तक कैलकुलेटर देख रही है मिसेज हमारी, मिल जाता है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें भी बताएंगे क्या। यहाँ आ जाइए नंबर 8, हमारी करो, मेरी मिस। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं वो दायरे में घूमने लगे। द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो जाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस कहलाता है सर्किल का। फर्ज कर लें एक बॉडी, उसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ वो घूम रही है। हमारे पास टाइम कितना बोल रहा था, मुझे घड़ी ला के दे देना है, बार बार देखना पड़ेगा उसमें। चलो बहरहाल, r डिस्टेंस m कौन है, मास है, v वेलोसिटी है। तो जब कोई बॉडी घूम रही होती है मास की वेलोसिटी v के साथ r रेडियस के दायरे में, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, जिसको L से शो करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो डायमेंशन बताने आपने किसके, एंगुलर मोमेंटम के। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं आप एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन। तो यहाँ देखें m मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है, बोलिए कैपिटल M। v वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डायमेंशन है L/T। r डिस्टेंस है, ये भी यहाँ से यहाँ तक फासला है, इसका डायमेंशन है। ऊपर पुट कर दें तो लेंथ का एंगुलर मोमेंटम का L से मुराद यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, इसको लेंथ नहीं समझ लेना। m की जगह क्या आएगा, बोलिए कैपिटल M मल्टीप्लाई वेलोसिटी का डायमेंशन L/T मल्टीप्लाई r डिस्टेंस, इसका डायमेंशन L। अब देखें क्या हो जाएगा, ये L से मुराद एंगुलर मोमेंटम है, इसको आप लेंथ मत समझ लेना, लेंथ यहाँ पर है। अब यहाँ क्या होगा, m अपनी जगह मल्टीप्लाई L से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, L² t को ऊपर भेज देंगे तो t की पावर +1 है, ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी। तो L इज़ इक्वल टू, बाहर से जाके पूछो ना, बुलाओ। हाँ बुला के लाओ, क्योंकि मोबाइल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m L की पावर 2 और t की पावर -1। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। या L से मुराद लेंथ नहीं, एंगुलर मोमेंटम है, उसको L से शो करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। यहाँ आंसर हम लिख देते हैं, जो आया है क्या, m L² t की पावर -1। अब डायमेंशंस ऑफ फोर्स पूछा है नंबर 10 पे, क्या डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ओके, नंबर 10 डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं। तो देखें हम ये बात जानते हैं, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। बिलाल कहाँ है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बोलिए m है। अब आपको फोर्स का डायमेंशन चाहिए तो m यहाँ पे मास, इसको इक्वेशन 1 कह लें,
मास का डायमेंशन कैपिटल एम, ए एक्सेलरेशन इसका डायमेंशन होता है L/T²। ऊपर पुट कर दें 1 में तो फोर्स का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, एम की जगह आएगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की जगह L/T², ऊपर भेज दीजिए तो फोर्स का डायमेंशन बन जाएगा ml, T⁻², ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आर m, l और T⁻²। उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स वाज अवार्डेड टू दिस पाकिस्तानी साइंटिस्ट। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स की दुनिया में दिया जाता था कारनामा अंजाम देने वाले साइंसदानों को। तो उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताएं कि जिनको जो है कोई कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। आपने मैट्रिक क्लास में ही पढ़ रखा होगा ये। इन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी, क्या GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन की थी। किन्होंने? इन्होंने वो बताया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कुछ शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि हम जानते हैं पॉजिटिव को धक्का लगाते हैं, पुशअप करते हैं, भगाते हैं एक दूसरे से दूर। तो वो न्यूक्लियस कैसे कायम रहता है, तो वो न्यूक्लियस जो है वो कैसे कायम रहता है, उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने फिर बताया था कि पॉजिटिव चार्ज दफ़ा की कुव्वत होती है जिसको कूलम रिपल्सिव फोर्स कहा जाता है, लेकिन जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अमल करने लगती है। इसको न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस। तो वो न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, जिसके नतीजे में फिर ये घर स्टेबल हो जाता है, कायम रहता है इस रेट के लिए। तो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर उनको डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो और एक बात और, किताबुल मनाजिर किसने लिखी थी? अब शायद इसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। 12वें नंबर पर एक बुक है किताबुल मनाजिर, किताबुल मनाजिर। ये बुक लिखी थी इब्नुल हैसम ने। क्या नाम है, याद रहेगा? इब्नुल हैसम ने इस बुक को लिखा था। फिर एक और बुक है अल कानूनुल मसूदी। क्या नाम है, बोलिए? अल कानूनुल मसूदी। ये बुक लिखी थी अल बैरूनी ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्या? वो अल बैरूनी। फिर अल जब्र वल मुकाबला, एक बुक और याद आ गई, अल जब्र वल मुकाबला, ये बुक किसने लिखी थी? अल जब्र वल मुकाबला। तो याद रखिएगा इनका नाम था अल-ख्वारिज़मी, मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़म से ताल्लुक़ था आपका। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम थे, इनको याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है? बाकी वो तो हमने कर ली, तो बस ये आपके सामने काम आ गया है। चैप्टर नंबर 1 के हवाले से इसको देखें, इसको याद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इन्हीं में से MCQs आने के इम्कानात होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 की MCQs जब डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक है। विश यू गुड लक। तो ये देख लें फिर से, ये चैप्टर नंबर 1 की MCQs हैं, ये आपके सामने चल रही हैं। आप इसकी पिक्चर ले लें या वो कर लें, और दूसरे पेज पे भी है, इस पेज के पे भी, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? ये देख लीजिएगा, ओके? इसको आप वो कर लें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।